हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम मैथ्स पेडागोजी डिस्कस कर रहे हैं। मैथ्स पेडागोजी में हम टीचिंग मेथड डिस्कस कर रहे हैं, यानी शिक्षण विधियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एनालिटिक मेथड के बारे में डिस्कस किया था, यानी विश्लेषण विधि के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे सिंथेसिस मेथड की। सिंथेसिस मेथड को हम कहते हैं संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि या फिर इसको संश्लेषणात्मक विधि भी आप कह सकते हैं। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में हैं, दोनों एक दूसरे से अपोजिट होती हैं और दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री भी होती हैं, यानी एक दूसरे की पूरक भी होती हैं। जैसे हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में देखा था, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड है वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में थे, दोनों एक दूसरे से अपोजिट थे, दोनों एक दूसरे से विपरीत थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। इसी तरह से सिंथेसिस और एनालिटिक मेथड है, ये दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट में है, एक दूसरे से विपरीत हैं, लेकिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। लास्ट क्लास में हमने एनालिटिक मेथड के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज मैं आपको सिंथेसिस मेथड है वो एनालिटिक मेथड के साथ कंपेयर करके पढ़ाऊंगी, ताकि दोनों के डाउट आपके क्लियर हो जाएं। हम बात करेंगे एनालिटिक मेथड और सिंथेटिक मेथड के बीच में डिफरेंस। सिंथेसिस मेथड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है देखिए। जो एनालिटिक मेथड होता है इसका मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग अप। यानी आपको जब भी आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो अप्रोच यूज होती है वो वूल टू पार्ट्स होती है। क्या होती है? वूल टू पार्ट्स। मतलब आपके सामने एक समस्या है, वो पूर्ण रूप से प्रेजेंट होती है, आप उस समस्या को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर पढ़ते हैं। जो एनालिटिक है ये एनालिसिस शब्द से आया है। एनालिसिस का मतलब ये होते हैं ब्रेकिंग या ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स या ब्रेक डाउन इनटू एलिमेंट्स। जो भी आपके पास प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करके उसे पढ़ते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है सम करना, जोड़ना, अलग अलग जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन सबको जोड़कर एक बनाना, कंक्लूजन तक पहुंचना। तो यहाँ पर आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पर पार्ट्स टू वूल, बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया। यहाँ पर क्या था? वूल टू पार्ट्स था। जो पूर्ण है, पूर्ण से उसके अंश की तरफ जा रहे थे, इसको क्या कहेंगे? पूर्ण से अंश की ओर। और सिंथेसिस में क्या होगा? अंश से पूर्ण की ओर। यहाँ पर जो एनालिटिक मेथड है, यहाँ पर अननोन टू नोन जाते हैं। यहाँ पर अननोन टू नोन, यानी जो हमें नहीं पता, अज्ञात है, अज्ञात से ज्ञात की तरफ। और सिंथेटिक मेथड में क्या होता है? नोन टू अननोन। जो हम जानते हैं उससे जाते हैं हम जिसको हम नहीं जानते, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीज़ें आपको पता है उन सबको छोटे छोटे चंक्स को एक साथ जोड़कर आप एक अननोन चीज़ बनाते हैं, जो आप नहीं जानते, अज्ञात की तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब हम जाते हैं तो ये जनरल टू रूल जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया? जनरल क्या होते हैं आपके जो नियम है वो आपके जनरल होते हैं। नियम से उदाहरण की ओर। जब भी आप किसी भी समस्या का समाधान कर रहे होते हैं, पहले आपके पास नियम होता है, नियम से आप उदाहरण की तरफ जाते हैं। लेकिन सिंथेसिस मेथड में क्या होता है? स्पेसिफिक टू जनरल, यानी उदाहरण से नियम की तरफ। उसके अलावा यहाँ पर हम जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं? अमूर्त से मूर्त की तरफ। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है कॉन्क्रीट
कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कॉन्क्रीट क्या होता है, मूर्त, जो चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट है, मूर्त से अमूर्त की तरफ। ये जो मैक्सिम्स हैं ये आपको याद रखने हैं, यहीं पर ही कंफ्यूजन होता है। आपसे पूछ लेगा कि एनालिटिक मेथड या सिंथेटिक मेथड, किसी भी एक मेथड में हम नोन टू अननोन जाएंगे या अननोन से नोन जाएंगे, वहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है। मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ याद रखने का, आप कैसे याद रख सकते हैं। आप याद रखेंगे, देखो जनरल क्या होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल हमेशा नियम होते हैं, जो सामान्य होते हैं, वो चीज़ें, ऐसी कोई भी एक स्टेटमेंट जो सब पर लागू होती है सामान्य होगी, और उदाहरण है वो हमेशा क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। जहाँ पर जनरल होंगे, रूल हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होते हैं फॉर्म में, रूल हमेशा अमूर्त होते हैं, और जो अमूर्त चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए क्या होती हैं, अननोन होती हैं, अज्ञात होती हैं, हम उनको नहीं जानते हैं। यानी जो चीज़ें जनरल होंगी, रूल हैं, रूल हमेशा क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, रूल हैं वो हमारे माइंड में होते हैं, हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन जो उदाहरण है वो हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं, मूर्त रूप में हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिक हैं वो क्या हो, कोई भी एक उदाहरण है वो क्या होते हैं, कॉन्क्रीट होते हैं, और कॉन्क्रीट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे लिए नॉन होते हैं, उनको हम जानते होते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको जरूर से याद रखनी है। यहाँ से आप याद रख सकते हैं एनालिसिस का मतलब ही क्या होता है, एनालिटिक कहाँ से आया, एनालिसिस से आया, एनालिसिस से आया, जिसका मतलब ही होता है क्या, ब्रेकिंग अप। तो इसका मतलब अगर तोड़ना है तो उसका मतलब जोड़ना होगा, बिल्कुल अपोजिट है। एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, ब्रेकिंग डाउन, और इसको आपने क्या करना है, जोड़ना है। तो ब्रेक डाउन आप किसका करोगे, एक वूल चीज का ही तो आप ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, और सम करना है, आपको जोड़ना है, छोटे छोटे पार्ट्स को एक साथ ले जाना है, वहां पर क्या हो जाएगा, आपका सिंथेसिस हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट, ये जो मेथड है ये साइकोलॉजिकल मेथड है। ये कौन सा मेथड है, साइकोलॉजिकल मेथड है, साइकोलॉजिकल मेथड है। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, लेकिन जो सिंथेटिक मेथड है ये एक लॉजिकल मेथड है। ये कैसा है, लॉजिकल मेथड है। ये समझिए आप, साइकोलॉजिकल मेथड और लॉजिकल मेथड में क्या डिफरेंस होता है। साइकोलॉजिकल मेथड होता है वहाँ पर बच्चे की जो नीड है, बच्चे की जो इंटरेस्ट है, बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है, उसका ध्यान में रखा जाता है, मतलब इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन दी जाती है। यहाँ पर बच्चा सेंटर में होता है। साइकोलॉजिकल मेथड में हमेशा लर्नर सेंटर्ड होगा, क्या होगा, लर्नर सेंटर्ड होगा, हमेशा लर्नर है वो सेंटर में होगा। बच्चे की जो भी नीड्स हैं, बच्चे की जो भी आवश्यकताएं हैं, बच्चे का जो भी लर्निंग का स्टाइल है, बच्चे को जिस भी तरह की कठिनाई है, उन सबको ध्यान में रख के एक टीचिंग मेथड है वो सेलेक्ट किया जाता है। और लॉजिकल मेथड का मतलब सिर्फ आपको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो कंटेंट है वो अरेंज करके दिया जाता है कि आप किसी भी समस्या का समाधान करना है, आप ये स्टेप यूज करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो वो कौन सा मेथड हुआ, वो आपका लॉजिकल मेथड हुआ। साइकोलॉजिकल मेथड में लर्नर सेंटर में होगा, लॉजिकल मेथड में लर्नर सेंटर में नहीं होगा, यहाँ पर टीचर सेंटर में होता है, यहाँ पर टीचर सेंटर में होगा। यहाँ पर टीचर है वो एक्टिविटी करवाएगा, यहाँ पर टीचर है वो डिसाइड करेगा कि उसे किस तरह से पढ़ाना है, लेकिन यहाँ पर लर्नर डिसाइड करता है कि उसे किस तरह से पढ़ना है। जहाँ पर लर्नर इम्पोर्टेंट होगा, जहाँ पर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच का यूज होगा, वहाँ पर बच्चे में साइंटिफिक एटीट्यूड भी डेवलप होगा। साइंटिफिक एटीट्यूड भी बच्चे में यहाँ पर डेवलप होगा, और यहाँ पर बच्चे में रोट मेमोराइजेशन है वो डेवलप होगी। यहाँ पर रोट मेमोराइजेशन है वो डेवलप होगी। यहाँ पर बच्चे में रटने की प्रवृत्ति डेवलप होगी। यहाँ पर जो बच्चा सीखेगा वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा। जब वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है तो वो उन चीज़ों को जल्दी भूलता नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी यहाँ पर बनती है। और जब बच्चा रोट मेमोराइजेशन से कुछ भी सीखता है तो वो बहुत जल्दी भूलने के चांसेस भी वहाँ पर हो जाते हैं। जब बच्चा एनालिसिस से सीखेगा तो यहाँ पर बच्चे में डिस्कवरी की अप्रोच, डिस्कवरी की स्पिरिट है वो डेवलप होगी। डिस्कवरी एंड इंक्वायरी स्पिरिट है वो डेवलप होगी। लेकिन यहाँ पर बच्चे में डिस्कवरी और इंक्वायरी की स्पिरिट है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब भी रोट मेमोराइजेशन होती है वहाँ पर जो डिस्कवरी की और इंक्वायरी की स्पिरिट है वो डेवलप नहीं हो पाती है।
फिर उसके अलावा हम बात करें, यहाँ पर जब बच्चा सीख रहा है, जब बच्चा अपने तरीके से सीखेगा तो यहाँ पर बच्चे को बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे। जब बच्चा कोई भी एक्टिविटी करेगा, मतलब यहाँ पर हैंड्स ऑन एक्टिविटी होगी, जब बच्चा कोई भी काम खुद करेगा तो वहाँ पर बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है। यहाँ पर बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, यहाँ पर बच्चे में क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। सिंथेसिस मेथड में क्या कर रहा है, उसे एक प्री प्लान्ड एक सीक्वेंस पता है कि उसे इस तरह से प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहा है। यहाँ पर वो अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं लगा रहा है, यहाँ पर वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो कन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहा है। यहाँ पर जो थिंकिंग होती है वो कौन सी होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या है, जैसे एक ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप एक ही तरह से सोच रहे हैं, आपको एक सीक्वेंस पता है कि इस तरह से आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। किसी भी समस्या का समाधान एक ही तरीके से निकालना, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग है, अलग अलग तरीके से आप सोच रहे हैं, एक ही समस्या का समाधान आप डिफरेंट तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट है तो यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज होता है। यहाँ पर कौन सी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर रीजनिंग की बात करूँ, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, तो इंडक्टिव रीजनिंग कहाँ पर लगेगी, आप सोच के देखिए। इंडक्टिव रीजनिंग है वो यहाँ पर लगेगी, इंडक्टिव रीजनिंग। यहाँ पर बच्चा इंडक्टिव रीजनिंग लगाएगा और यहाँ पर बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग लगाता है। यहाँ पर डिडक्टिव, यहाँ पर कौन सी रीजनिंग लगती है, डिडक्टिव रीजनिंग। अब ये इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है जहाँ पर बच्चे खुद क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो अपना दिमाग लगाता है, जहाँ पर वो अपने तरीके से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एक से ज़्यादा तरीके से वो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जो इंडक्टिव रीजनिंग है ये हमेशा क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है, ये हमेशा क्रिएटिविटी बच्चे में निकाल के लाती है। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग है, यहाँ पर बच्चे में क्रिएटिविटी बूस्टर नहीं हो पाती है, यहाँ पर बच्चे में रचनात्मकता है वो डेवलप नहीं हो पाती है। ये मेन डिफरेंसेस थे एनालिटिक मेथड में और सिंथेटिक मेथड में। अगर आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गए तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आप डेफिनेटली वो सोल्व कर लेंगे। आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले एक ही करेक्टरिस्टिक याद रख लीजिए। लास्ट क्लास में मैंने सिंथेटिक मेथड को बहुत डिटेल में समझाया था विद एग्जाम्पल, तो आप लास्ट क्लास जाकर एक बार चेक कर लीजिए। आप एनालिटिकल मेथड की जितनी भी करेक्टरिस्टिक हैं, जो भी मैक्सिम्स यूज हो रही हैं, वो सारी आप एक बार याद कर लीजिए। जो जो प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं वो एक बार आप समझ लीजिए, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लास्ट क्लास में विद एग्जाम्पल मैंने करवाया है, तो आप वहाँ से आपको समझ में आ जाएगी। फिर आप एक बार एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड के बीच में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए कि एनालिटिक में ये था और सिंथेटिक में ये था। अगर आपने एनालिटिक कर लिया तो सिंथेसिस मेथड है ये आप अपने आप ही कर लेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट जरूर हैं लेकिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर आप किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए एनालिटिक मेथड का यूज कर रहे हैं तो एनालिटिक के बाद आपको सिंथेटिक मेथड लगाना ही पड़ेगा। जैसे आप इंडक्टिव के बाद डिडक्टिव लगा रहे थे और डिडक्टिव के बाद इंडक्टिव मेथड लगा रहे थे, इसी तरह से एनालिटिक के बाद आपको सिंथेसिस मेथड लगाना पड़ेगा और सिंथेसिस के बाद आप एनालिटिक मेथड है वो लगाना पड़ेगा। अब हम डीमेरिट्स की बात कर रहे हैं, मेरिट्स की बात तो हमने बहुत कर ली। एनालिटिक मेथड के भी अपने डीमेरिट्स हैं, सिंथेटिक मेथड के भी अपने डीमेरिट्स हैं। सबसे बड़ा डीमेरिट सिंथेसिस मेथड का यही हो गया कि ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ये बच्चे की नीड्स को कैटर नहीं करना, बच्चे के लर्निंग स्टाइल को कैटर नहीं करता, यहाँ पर बच्चे को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। सबसे बड़ा डीमेरिट यही है। फिर इसके अगर हम एनालिटिक मेथड की बात करें, ये साइकोलॉजिकल तो है लेकिन ये बहुत लेंदी है, ये बहुत लेंदी है, इससे आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा सकते, लोअर क्लासेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। सिंथेसिस मेथड है ये रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट करता है, यहाँ पर रटने की वाली प्रवृत्ति बच्चे में डेवलप होती है क्योंकि बच्चा स्टेप्स लर्न कर रहा है। जब वो स्टेप्स लर्न करेगा तो वो क्रिएटिविटी नहीं कर पाएगा, यहाँ पर लर्नर की नीड्स को ध्यान में नहीं रखा गया, इसलिए ये डीमेरिट हो गए। हर एक मेथड के अपने डीमेरिट्स होते हैं, अपने मेरिट्स होते हैं। किसकी प्रोपोर्शन ज़्यादा है, अगर मेरिट्स ज़्यादा हैं तो हम उस मेथड को क्लासरूम में अप्लाई करते हैं। हर एक मेथड की अपनी करेक्टरिस्टिक, अपनी मेरिट्स होती हैं जिनके हिसाब से हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को
सिर्फ एक ही मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता है, हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग मेथड हैं वो यूजफुल होते हैं। होपफुली आपको एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।